हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूं। तो आज के सेशन में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिनमें समास और शब्दों के प्रकार शामिल हैं। और ये जो वीडियो है वो पूरी तरीके से सुपर टेट स्पेशल वीडियो है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दसमुख में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या द्विगु समास? तो जो दसमुख में देख लेते हैं कौन सा समास है। दसमुख में बहुब्रीहि समास है। और वो कैसे होता है बहुब्रीहि समास, तो चलिए देख लेते हैं। जब भी मतलब कोई शब्द दिया रहता है पहले या कोई नाम दिया रहता है, उसमें हमें ये देखना है कि उस शब्द से अगर उस शब्द के अलावा कोई स्पेशल अर्थ निकल के आता है या फिर उस शब्द का कोई तीसरा अर्थ निकल के आता है, तो ऐसी स्थिति में बहुब्रीहि समास होता है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो दसमुख होता है, तो दसमुख को हम मतलब एक पर्यायवाची है रावण का। रावण के दसमुख हुआ करते थे, तो ये रावण का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे जो एक स्पेशल अर्थ निकल के आ रहा है वो रावण निकल के आ रहा है, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? घुड़सवार, लंबोदर, पीला या नाग? तो योग रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं, हम पहले ही बता रहे हैं। योग रूढ़ शब्द और बहुब्रीहि शब्द में सिमिलरिटी होती है। योग रूढ़ वो शब्द होते हैं जो अपना मतलब नॉर्मल अर्थ छोड़ के, जो सामान्य अर्थ छोड़ के एक मतलब स्पेशल अर्थ निकलता है उनका। तो यहाँ पे अब आपको देखना है कि यहाँ पे स्पेशल अर्थ वाला कौन सा लग रहा है आपको। तो और अपना जो आप वीडियो देखेंगे और उसमें जो आंसर है आप लोग गेस करते रहिए और कमेंट में ज़रूर करके बताइए कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, लंबोदर। और लंबोदर क्यों है? क्योंकि लंबोदर जो है वो गणेश का पर्यायवाची होता है और लंबोदर को हम गणेश की संज्ञा भी देते हैं, इसलिए एक स्पेशल अर्थ को प्रदर्शित करता है, इसलिए यहाँ पर ये योग रूढ़ शब्द है। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, परमेश्वर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास? तो चलिए, तो पहले हम परमेश्वर में समास देख लेते हैं कौन सा है, उसके बाद में हम डिफाइन करेंगे। तो परमेश्वर में कर्मधारय समास है। और कर्मधारय समास कैसे है ये हम आपको बता रहे हैं। कर्मधारय समास में क्या होता है कि विशेषण और विशेष का मेल होता है। तो यहाँ पे अगर हम इस शब्द का विग्रह करेंगे तो यहाँ पर विग्रह ये होगा इस समास का, परम है जो ईश्वर। तो मतलब ईश्वर जो हो गया वो विशेष हो गया, लेकिन इसकी जो विशेषता बता रहा है, इसकी विशेषण क्या है? परम। मतलब जो ईश्वर है वो कैसा है? परम है। तो मतलब यहाँ पे विशेषण भी है और विशेष है। तो जब दोनों का मेल हो जाता है तो दोनों के शब्द विशेषण और विशेष से बना मिलकर जो शब्द होता है वो कर्मधारय समास का उदाहरण होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, शब्द रचना के आधार पर कौन सा शब्द योग रूढ़ है? अभी हमने योग रूढ़ की परिभाषा बताई थी आप लोगों को। योग रूढ़ में जो शब्द होता है वो एक स्पेशल अर्थ अपना रखता है, तीसरा अर्थ निकलता है उसका। तो चलिए देख लेते हैं इसके ऑप्शन, विनिमय, कुशल, पवित्र या जलज। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है जलज। और जलज किसका पर्यायवाची होता है? अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ये कमल का पर्यायवाची होता है। अगर जलज का हम विग्रह करेंगे तो यहाँ पर ये होगा जल में उत्पन्न होने वाला। तो जल में कौन उत्पन्न होता है? कमल होता है। तो कमल का पर्यायवाची जलज है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, गगनचुंबी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास या द्विगु समास? तो गगनचुंबी में जो समास है वो है तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास क्यों है? क्योंकि गगनचुंबी का जब हम विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह होगा गगन को चूमने वाला। तो ऐसे कभी कभी लिखा रहता है गगनचुंबी इमारत, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंची इमारत गगन को
चूमने वाली इमारत। तो यहाँ पर ये क्या होता है, तत्पुरुष समास में जो विभक्तियाँ होती हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, अपादान के लिए, ये सब जो चिन्ह होते हैं ये विग्रह में जरूर आते हैं। तो गगन को चूमने वाला या बाली, तो यहाँ पे जो गगन चुंबी, तो का की वाला है, तो यहाँ पे संबंध तत्पुरुष होना चाहिए। और अगर नहीं संबंध तत्पुरुष लिखा है, अगर भेद नहीं लिखा है, तत्पुरुष लिखा है, तब भी इसका राइट आंसर तत्पुरुष ही होगा। अगर भेद होगा तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि इसमें विभक्तियों के अनुसार इसमें दिया रहेगा संबंध तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, जो भी दिया है उस हिसाब से निकालना है। आपको विभक्तियों के चिन्ह याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? प्रार्थना, अग्नि, लोटा या खेत? तो देशज शब्द वो शब्द होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में, जो देसी भाषा की, जो बहुत पुराने ज़माने में लोग बोलते थे, उस टाइप के जो शब्द होते हैं वो मतलब देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे 4 शब्द दिए गए हैं, प्रार्थना है, अग्नि है, लोटा है, खेत है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसका आंसर है लोटा। तो लोटा जो है वो एक देशज शब्द है। अगर प्रार्थना की बात की जाए एक तत्सम शब्द है, अग्नि भी तत्सम शब्द है, और खेत की बात की जाए तो ये तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न हमारा है, लंबोदर में कौन सा समास है? द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। अभी हमने परिभाषाएं बता ही चुके हैं, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, हमने बताया था कि स्पेशल अर्थ निकल रहा है यहाँ पे। तो कौन सा समास होगा? लंबोदर का विग्रह हम करेंगे, लंबा है उधर जिसका, तो अर्थात कौन होगा? तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है बहुब्रीहि। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? समतल, वाचनालय, पशु या विद्यालय? तो चलिए हम बता देते हैं कि रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिनको हम तोड़ नहीं सकते। अगर किसी भी तरीके से हम उन शब्दों को अलग करते हैं, रूढ़ शब्दों को, तो वो अर्थहीन हो जाते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। वो टुकड़ों में बंटने के बाद बिल्कुल अर्थहीन हो जाते हैं। तो ऐसे शब्द रूढ़ शब्द होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है पशु। जब हम पशु को अलग अलग करेंगे, पा अलग करेंगे, सु अलग करेंगे, तो यहाँ पे ये दोनों ही शब्द, जो दोनों अक्षर हैं, वो बिल्कुल अर्थहीन हो जाएंगे, तो वो रूढ़ शब्द हो जाएंगे। अगर और जितने भी दिए गए हैं इसमें अगर हम इनका विग्रह करेंगे तो इनका सबका मतलब अर्थ होगा कहीं ना कहीं समतल, तो मतलब सभी का अलग अलग अर्थ होगा। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है, वकील किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, पुर्तगाली या तुर्की? तो वकील जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। और इसमें एक ट्रिक काम आ जाएगी। वो एक ट्रिक है कि जैसे हम लोग नॉर्मली भाषा में बोलते हैं जनरली कि वकील बहुत अरबी पढ़ता है, तो उस हिसाब से हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं ध्यान रखने के लिए। वैसे अरबी पढ़ता नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, जिस शब्द में कई सार्थक खंड हो सकें उन्हें क्या कहते हैं? योग रूढ़, यौगिक, मिश्रित, रूढ़। तो यहाँ पे अभी हमने बताया था कि जो रूढ़ शब्द होते हैं उनमें सार्थक खंड नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि जिस शब्द में सार्थक खंड हो जाएं वो कौन से होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है यौगिक। वो यौगिक शब्द होते हैं। यौगिक शब्द के उदाहरण जैसे अभी हमने बताया था, समतल हो गया, विद्यालय हो गया, विद्यार्थी हो गया, ठीक है, रसोई घर हो गया। तो ये सब क्या है? यौगिक शब्द हैं। जब हम इनको अलग करेंगे, जैसे विद्यालय को ही हम अलग करेंगे तो विद्याधन आलय, रसोई घर को हम अलग करेंगे रसोई धन घर। तो जो दोनों ही शब्द हैं उनका कहीं ना कहीं मतलब अर्थ है, वो अपना अर्थ रखते हैं, वो सार्थक शब्द हैं, इसलिए यहाँ पर ये यौगिक शब्द हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? विदेशित शब्द, तत्सम शब्द, देशज शब्द या तद्भव शब्द? तो परीक्षा जो है वो तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा के ज्यों के त्यों उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं।
अगला प्रश्न हमारा है विशेषण और विशेष की योग से कौन सा समास बनता है। इसकी परिभाषा हम पहले ही एक जो समास हमने बताया था अभी लास्ट क्वेश्चन में, उसमें ये हमने परिभाषा बताई थी, अगर आप लोगों को याद हो तो विशेषण और विशेष के योग से जो समास बनता है वो कर्मधारय समास होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धक्का मुक्की में कौन सा समास है। द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। तो यहाँ पे जो धक्का मुक्की में यहाँ पे संयोजक चिन्ह नहीं लगा है, लेकिन अगर हमने नॉर्मली बुक्स वगैरह में लिखा हुआ देखा होगा तो हमेशा इसमें संयोजक चिन्ह लगा। और द्वंद्व समास की यही पहचान होती है कि इनको विग्रह करने के बाद और शब्द बीच में लग जाता, धक्का और मुक्की या फिर संयोजक चिन्ह लगा रहता है, तो वो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न हमारा है चाय किस भाषा का शब्द है। अंग्रेजी भाषा का, चीनी भाषा का, जापानी भाषा का या फ्रेंच भाषा का। तो जो चाय है वो चीनी भाषा का शब्द है। चाय है, चीनी है, ये सब चीनी भाषा के शब्द हैं। अगला प्रश्न हमारा है संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं। अभी हमने बताया था, तो वो कौन से शब्द होते हैं संस्कृत की ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, तो वो होते हैं तत्सम शब्द। पढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है चतुर्भुज में कौन सा समास है। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन अगर होता, अगर यहाँ पे अगर द्विगु समास दिया रहता तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हम लोगों का बढ़ जाता, क्योंकि कहते हैं कि संख्यावाची पद अगर होता है तो द्विगु समास होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में भी नहीं है तो हमारे लिए थोड़ा और इजी हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में है फिर भी हमें सोचना पड़ेगा। जो चतुर्भुज है वो एक स्पेशल अर्थ रखता है। चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं वाला, तो यहाँ पे एक स्पेशल अर्थ निकल रहा है, तो ये यहाँ पे बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है मजिस्ट्रेट शब्द है। मजिस्ट्रेट शब्द है, विदेशज शब्द है, तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द है या देशज शब्द है। तो जो मजिस्ट्रेट है वो विदेशज शब्द है। अगला प्रश्न हमारा है कौन सा शब्द देशज नहीं है। यहाँ पे पूछा जा रहा है देशज नहीं है मतलब देसी शब्द नहीं है। पुष्कर है, पगड़ी है, ढोर है, डिबरी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है पुष्कर। पुष्कर इसलिए नहीं है क्योंकि पुष्कर एक तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न हमारा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। 4, 3, 2, 5। तो जो उत्पत्ति के आधार पर जो भेद होते हैं वो 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तन मन धन में कौन सा समास है। कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या बेई भाव समास। अभी हमने बताया था तन मन और धन और लग गया बीच में या फिर संयोजक चिन्ह लग गया तो यहाँ पर कौन सा समास होता है, तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वनवास में कौन सा समास है। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या कर्मधारय समास। तो सबसे पहले हमें विग्रह करना है वनवास का, तो वन में वास करने वाला। तो वन में मतलब में आ गया है बीच में, तो में किस में आता है, तत्पुरुष समास की जो विभक्ति चिन्ह है उसमें आता है, मतलब अधिकरण तत्पुरुष समास है इसमें। तो चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है निम्न में तद्भव शब्द का चयन करो। प्रलाप है, मर्म है, मुंह है और बैंक है। तो यहाँ पे तद्भव है, तद्भव पूछा जा रहा है। तो तद्भव में जो हिंदी में शब्द यूज होते हैं वो होते हैं तद्भव शब्द। तो चलिए देख लेते हैं। उसका आंसर है मुंह। अगर इसका तत्सम अगर मुंह का तत्सम अगर देखा जाए तो मुख होता है, इसलिए यहाँ पर तद्भव पूछा जा रहा है, तो इसमें ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गौशाला में कौन सा समास है। द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो सबसे पहले जब भी समास पूछा जाए तो हमें विग्रह करना है। तो गौशाला का जब हम विग्रह करेंगे तो गायों के लिए शाला, तो के लिए लग गया है, तो यहाँ पे विभक्ति चिन्ह आ गया है। तो यहाँ पे संप्रदान का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो के लिए होता है, तो संप्रदान तत्पुरुष। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास है इसमें। अगला प्रश्न हमारा है आजन्म शब्द का उदाहरण है। द्वंद्व समास का, तत्पुरुष समास का, बेई भाव समास का या द्विगु समास का। तो आजन्म,
तो यहाँ पे देखना है कि इसका आंसर पहले देख लेते हैं हम। इसका आंसर है अव्ययी भाव समास। और अव्ययी भाव समास वो समास होते हैं जिन शब्दों में अव्यय लगा होता है। अव्यय वो शब्द होते हैं जो मतलब क्रिया लिंग किसी भी कंडीशन में वो मतलब बदलते नहीं हैं, चाहे वो बहुवचन हो, चाहे कैसी भी क्रिया लगी हो, चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, वो अपनी वैसी अवस्था में रहते हैं। तो जैसे इसमें आ लगा है तो आ जो है वो अव्यय है, और अव्यय जिस शब्द में जुड़ जाते हैं आगे तो वो अव्ययी भाव समास हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, तत्सम है या संकर शब्द है? तो विभावरी एक तत्सम शब्द है। विभावरी का मतलब होता है रात। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रयोग की नज़र में सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समानार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, प्रयोगात्मक शब्द, अनेकार्थक शब्द। तो जो प्रयोग की नज़र से सूक्ष्म अंतर मतलब रखते हैं तो कहीं ना कहीं समानता उसमें होती है, तो समानार्थक शब्द हो जाएंगे ये। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्वतंत्र सत्ता धारणा करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द या कोई नहीं? तो जो स्वतंत्र सत्ता धारणा करने वाले शब्द होते हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। देख लेते हैं, देश प्रेम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास? तो सबसे पहले हम इसका विग्रह करेंगे। देश प्रेम, देश के लिए प्रेम, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो या हमारे जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक कमेंट ज़रूर किया करें, और अपना जो स्कोर है वो ज़रूर बताएं हमें कि आपकी देखें तैयारी कैसी चल रही है। देखें 30 में से आपका स्कोर कितना, आप लोगों ने गैस भी किए होंगे इनके आंसर, और काउंट करके या एक कॉपी लेके रखिएगा अपने पास में, काउंट करिए बाद में कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है? शहीद, बहु, गोधूम या पड़ोसी? तो यहाँ पे तत्सम शब्द हमारा गोधूम है, क्योंकि गोधूम का जो तद्भव होता है वो होता है गेहूँ। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन था। विद्यार्थी में कौन सा समास है? द्विगु समास है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है? तो विद्याधन अर्थी मतलब विद्या को ग्रहण करने वाला। तो यहाँ पे को आ गया है तो यहाँ पे क्या होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ यहाँ पे ये सेशन समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, मेरी प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही साथ अपने दोस्तों और अपने जानकारी में जो भी लोग हैं आपके साथ जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक हमारा वीडियो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।